अगर आपका बच्चा 2 साल तक ये नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसको स्पीच डिले हो सकता है। स्पीच डिले के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आजकल हर 10 में से दूसरा बच्चा जो है वो स्पीच डिले का शिकार है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मर्ज़ आजकल तेज़ी से हर बच्चे में बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि स्पीच डिले क्या होता है। स्पीच डिले का मतलब है कि अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बात नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको अपनी नीड्स को बयान करना नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो स्पीच डिले का शिकार है। देखिए, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो 2 तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक होती है रिसेप्टिव यानी अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा अगर बात नहीं कर रहा लेकिन वो आपकी बात को समझ रहा है। अगर आप उसका नाम ले रही हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप उसको अपनी तरफ बुला रही हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और दूसरी लैंग्वेज होती है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मतलब हम अंडरस्टैंड भी करते हैं और हम अपनी नीड्स को बयान भी करते हैं, हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी ने मेरा नाम लिया है तो मैं उसको बोलूँगी जी, ठीक है? मतलब हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और हम उसको बयान भी कर रहे हैं। तो स्पीच डिलेड जो बच्चा होता है नॉर्मली उसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है लेकिन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं होती। अगर बच्चे में रिसेप्टिव भी नहीं है और एक्सप्रेसिव भी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको और कोई इशू हो सकता है, जैसे कि ऑटिज्म है या एडीएचडी है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो स्पीच डिलेड बच्चे होते हैं उनमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो कम होती है, लेकिन वो साइन यूज़ करते हैं। या वो आपकी फिंगर पकड़ कर आपको पानी तक ले जाते हैं। अगर उनको पानी पीना है तो वो कहेंगे, आपकी फिंगर पकड़ेंगे, आपको किचन में ले जाएंगे, वो पॉइंट करेंगे कि हमें पानी चाहिए। अगर उनको भूख लगी है या कुछ चाहिए तो वो उस चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। मतलब उनको समझ भी आ रही होती है, वो बयान भी करते हैं साइंस के थ्रू, लेकिन वो सिर्फ बोल नहीं पा रहे होते। तो हम बोलते हैं कि ये स्पीच डिलेड बच्चा है, इसको और कोई इशू नहीं है। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो स्पीच डिलेड है? तो इसके लिए कुछ एज के क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसमें बच्चे को फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा स्पीच डिलेड है या नहीं है। जैसे 6 से 12 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो नॉर्मली बैबलिंग करते हैं, जैसे मामा, दादा, बाबा, और वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स करते हैं, वो पलट कर देखते हैं। अगर आप उनका नाम लेते हैं तो पलट कर देखते हैं, या अगर पलट के नहीं देखते तो वो आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपसे मेंटेन करते हैं। इसके बाद आता है 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों को अपने नाम का प्रॉपर पता होता है कि ये मेरा नाम है और मुझे बुलाया जा रहा है। उसके अलावा वो जेस्चर्स को बहुत अच्छे से पिक करते हैं, जैसे अगर कोई हाय बोल रहा है या बाय बोल रहा है, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, उनको वो खुश होते हैं, अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें वो पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं अपने टॉयज़ की तरफ, या कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं, तो वो शुरू हो जाता है 1 से 2 साल की उम्र में। इसके बाद है जो उम्र, वो है 2 से 3 साल। 2 से 3 साल के बच्चे की वोकैब्युलरी मिनिमम भी अगर हम बात करें तो 200 वर्ड्स की होती है। इसके साथ-साथ ये 2 या 3 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मैंने देखा है वो इससे भी ज़्यादा बोल रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें कि इस माइलस्टोन पे इसने अचीव कर लिया या नहीं, तो हम देखते हैं कि बच्चा 2 या 3 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना रहा होता है। जैसे मम्मा आई वांट वाटर, ठीक है? अपने बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करता है, उसको अपने बॉडी पार्ट्स के नाम आते हैं, अपने टॉयज़ के नाम वो ले रहा होता है। तो 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे में ये लाज़िम होना चाहिए। इसके बाद है 3 से 4, यूजुअली 3 से 4 साल की उम्र का बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग हो जाता है, और इसमें आपको पता होगा कि उसको सेंटेंसेस भी बोलने आ रहे होते हैं। छोटे-छोटे सेंटेंसेस में बोल रहा होता है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए वो बता रहा होता है। और छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी बना रहा होता है कि अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये खाया, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये खेला। वो सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है और सेंटेंसेस को बोल भी रहा होता है। इसके बाद 4 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली उनमें स्पीच जो है वो अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोल रहे होते हैं, स्टोरी मेकिंग उनकी अच्छी होती है, और उसके अलावा वो क्वेश्चन आंसर्स का बहुत वो होते हैं कि हमने कोई सवाल पूछा है तो इसका हमें जवाब चाहिए। अगर हमने उनसे सवाल किया तो वो हमें बहुत अच्छा सा जवाब भी देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीच डिले होता क्यों है। देखिए, स्पीच डिले होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड है तो उसको कोई और इशू नहीं है, हमें ये पूरी प्रॉपर असेसमेंट करनी होती है। क्योंकि ऑटिज़्म में भी बच्चे स्पीच डिलेड होते हैं, एडीएचडी में भी कभी-कभार बच्चे स्पीच डिलेड होते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम कहते हैं कि हाँ, इसकी वजह से स्पीच डिले जो है वो हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है स्क्रीन टाइम। अगर बच्चा दिन में 3-4 घंटे स्क्रीन देख रहा है, बार-बार देख रहा है, उसका नॉर्मल वर्ड से इंटरैक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से भी इसको स्पीच डिले हो सकता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो एक हमारा टेस्ट होता है जिसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। बच्चे जो होते हैं उनका हियरिंग का टेस्ट होता है, ठीक है? वो टेस्ट में अगर आता है कि बच्चा आपका उसकी समाज जो है वो सही से काम नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा स्पीच डिलेड होगा, क्योंकि हम सुनते हैं तो बोलते हैं, ठीक है? जब हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं। तो एक ये भी मसला हो सकता है। दूसरा ये कि हमारा जो है वो माहौल कैसा है घर का। अगर पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं, यूजुअली बाहर के मुल्कों में ऐसा ही होता है कि माँ और बाप दोनों को जॉब पर जाना होता है। बच्चा अगर घर में अकेला है या वो नैनी के साथ भी है, वो उसके साथ इतना सोशलाइज़ नहीं कर रही, बातें नहीं कर रही है कोई भी उसके साथ, तो वो जो बच्चा है वो लाज़िम स्पीच डिलेड होगा। अब हम बात करते हैं कि स्पीच डिले की सिम्पटम क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और हर एज के हिसाब से मैंने आपको माइलस्टोन्स भी बताए। जब ये माइलस्टोन वो किसी भी एज में अचीव नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं कि इसमें स्पीच डिले के सिम्पटम्स मौजूद हैं। अब बात करेंगे कि डायग्नोसिस किस एज में हो सकता है। देखिए, डायग्नोसिस का जितना जल्दी होगा उतना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना आप लेट करते जाएँगे उतना जो है वो बच्चे का ट्रीटमेंट भी डिले होता जाएगा।
जब आपको 1 या 2 साल की उम्र में पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, बैबलिंग नहीं कर पा रहा, अपने नाम पर मुड़ कर नहीं देख रहा या अपने नाम पर हमारे साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन उसका नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा स्पीच डिले है। तो जितनी जल्दी हम इसका डायग्नोसिस करेंगे उतना बच्चे को बेनिफिट होगा। अब पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है क्योंकि मेरा अपना बेटा भी स्पीच डिलेड था। तो मैं जब पाकिस्तान गई तो जब सबको पता चला कि मेरा बेटा स्पीच डिले है, तो मुझे मुख्तलिफ़ औरतों ने मशवरे दिए कि आप इनको फ़लाँ डॉक्टर के पास ले जाएँ, फ़लाँ डॉक्टर के पास ले जाएँ। जब मैंने पूछा वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो बोलते नहीं वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, वो जीपी हैं, जैसे जनरल फिजिशियन है। तो मैंने पूछा कि जनरल फिजिशियन जो है वो मेरे बच्चे की स्पीच डिले का इलाज कैसे करेगा? तो उन्होंने बोला कि जी वो ताकत की दवाइयाँ देते हैं, कुछ सीरप्स वगैरह देंगे, उसकी वजह से उसकी जो स्पीच है वो ठीक हो जाएगी। तो ये सारी कहानियाँ हैं। मैं उन डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ऐसे पेरेंट्स को लूट रहे होते हैं, अगर आपको पता है कि ये स्पीच का मसला है और ये ताकत की दवाइयों से सही नहीं होगा, तो आप उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करें, जो कि उसका मुस्तनिद इलाज है। तो पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं? पेरेंट्स सबसे पहले गलती ये करते हैं कि वो सही डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। उसके बाद वो वेट करते हैं, चलो अभी 2 साल का है बाद में बोल लेगा, चलो 3 साल का है अभी बोल लेगा, लड़के लेट ही बोलते हैं। ये सेंटेंसें बहुत कॉमन है कि लड़के जो है ना वो बहुत लेट बोलते हैं, तो इट्स ओके। तो ये सारी जो पेरेंट्स की गलतियाँ उसकी वजह से बच्चा जो है वो बाद में सफ़र करता है। तो जितनी जल्दी आप उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाएँगे, उतना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं थेरेपिस्ट की, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है वो प्रॉपर आपके बच्चे की जो है वो थेरेपी करता है। टंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आपके माउथ की एक्सरसाइज़ होती है, उसके अलावा फिर वो साउंड्स प्रोनंसिएशंस वगैरह होती हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बच्चा जो है वो स्पीच की तरफ आता है। ये मैटर करता है कि आपके बच्चे की स्पीच जो है वो किस लेवल पे है। असेसमेंट के बाद पता चलता है कि उसको किस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है। कुछ बच्चों में सिर्फ देखिए स्पीच के बहुत सारे इशू होते हैं। स्पीच सिर्फ ये नहीं होता कि स्पीच डिले है, स्पीच के और भी बहुत इशू होते हैं, जैसे स्टटरिंग होती है, स्टैमरिंग होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे कि उर्दू में बताऊँ तो अटक-अटक के बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो स्पीच की बहुत सारी जो है वो मसले होते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्पीच थेरेपी है वो प्लान होती है। तो इसका ड्यूरेशन ये होता है कि आपके बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आया वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पीच के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो महीनों से लेके सालों तक भी ये चलता है। तो ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। वो फिर आपको थेरेपिस्ट जो है वो आपको बताता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है और 1 वीक में आपको कितने सेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये थी आज की स्पीच थेरेपी के ऊपर छोटी सी वीडियो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी इस वीडियो में हर एक चीज़ को डिस्कस कर सकूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आपको जितना जल्दी पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में कोई इश्यू है, जो अनयूजुअल है, ये इस एज में नहीं होना चाहिए, तो आप बराए मेहरबानी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने में देर मत किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।